हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिसाइड करने वाले हैं वैदिक एज के बारे में, आर्यन कल्चर के बारे में। यानी कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया, तब इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया, जब पूरी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया, उसके बाद इंडिया में क्या बचा, उसके बाद का इतिहास क्या है। तो ये वीडियो है वीडियो नंबर 5 ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। वीडियो नंबर 5 ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। इसके पहले हम 4 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें स्टोन एज से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब नाउ दिस वीडियो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वैदिक एज। हम अब तक स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है वैदिक एज की। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले हम ये देखते हैं किस समय इसकी शुरुआत हुई। तो 1500 बीसी से इसकी शुरुआत मानी गई है। बीसी का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, हर वीडियो में बता देता हूँ, इसमें भी बता दे रहा हूँ। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो ये रहा टाइम पीरियड, ईसा मसीह का जन्म। इससे पहले के टाइम को कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट यानी कि बीसी, और इससे बाद के टाइम को कहा जाता है एडी। हर वीडियो में समझा देता हूँ आपको, इसमें भी शॉर्ट में समझा दिया। तो 1500 बीसी से लेकर वैदिक एज कब तक चला था? 600 बीसी तक। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि वैदिक एज की शुरुआत में ही एक टॉपिक है आर्यन इन्वेजन। इस टॉपिक पर बहुत समय से कई सारी डिबेट्स चलती आई हैं। बहुत सारी डिबेट्स हैं कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी को अंग्रेजों ने, जब जिस समय अंग्रेजों का राज था इंडिया में, उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो ये चाहते थे कि जैसे कि हमने आकर भारत पर कब्जा किया, ये हम मीन्स ब्रिटिशर्स ने आकर भारत पर कब्जा किया है, तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहले भी हो चुका है। इसको जस्टिफाई करने के लिए, अपने कब्जे को, अपने इन्वेजन को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी बनाई। पर ऐसा कोई भी साक्ष्य हमें नहीं मिलता है कि आर्यंस ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म किया या इसका पतन किया और इंडिया में आए। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला जहां देखा गया हो बहुत सारे स्केलेटन्स एक साथ हों और जहां बहुत बड़ा युद्ध हुआ हो। स्केलेटन्स मिले हैं, कई सारे स्केलेटन साथ में मिले हैं, पर उनके साथ में कोई तीर नहीं मिला, कोई ऐसे हम कह लें वेपन्स नहीं मिले जिससे हम कह सकें कि आर्यंस ने इन्वेजन किया और इंडिया में आकर इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म किया या वहाँ के लोगों को भगाया। और सप्त सिंधु रीजन में आगे हम डिस्कस करेंगे कि सप्त सिंधु रीजन क्या है। सप्त सिंधु रीजन में अपने आप को स्टैब्लिश किया, या हम कहें इंडस वैली के आसपास अपने आप को स्टैब्लिश किया। ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है, इसीलिए आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सिरे से निकाल दिया गया। आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या थी कि ये बाहर से या यूरोप से कुछ आर्यन रेस के लोग आए और इंडिया में आकर उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म किया और अपने आप को स्थापित किया। यही थी ना, इसको सिरे से निकाल दिया गया है। अब देखिए आगे नेक्स्ट थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं। नंबर सेकंड थ्योरी इज आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। इसको कुछ हद तक क्या, अभी जो मानी जाने वाली थ्योरी है वो यही है, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, कि सेंट्रल एशिया से कुछ लोग आए जो कि जिन्होंने अपने आप को आर्यन बताया और वो लोग यहाँ पर आकर बस गए। कब? जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन क्यों हुआ? क्लाइमेट चेंज। तो अब क्या हुआ कि उस जगह पर कोई और सभ्यता नहीं थी, जब आर्यंस आए तो उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था। थर्ड वन थ्योरी इज आर्यन माइग्रेशन तो हुआ पर बहुत साल पहले हो गया। जो 1500 बीसी है, इससे बहुत समय पहले आर्यन माइग्रेशन हो चुका था। द नंबर फोर्थ थ्योरी इज इंडिजिनस थ्योरी, यानी कि आर्यन जो थे इंडिया के नेटिव थे। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि आर्यन आखिर हैं कौन। हम ये वर्ड आर्यन या कहने आर्य का इस्तेमाल कर ही क्यों रहे हैं? आर्यन आखिर थे कौन?
तो आर्यन कोई जाति नहीं थी, कोई रिलीजन नहीं था, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है कि आर्य कोई बहुत बड़ा रिलीजन हो या किसी बेसिस पर कोई इलाइट ग्रुप माना गया हो। आर्यन एक लिंग्विस्टिक बेस पर, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड की हुई एक जाति मानी जाती है। आर्यन इस बेस पर मानी जाती है, लिंग्विस्टिक बेस पर, लिंग्विस्टिक बेस पर, यानी कि ये जो आर्यन लोग थे ये एक ही भाषा को बोलने वाले कुछ लोग थे, इन्हें ही आर्यन बोल दिया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलकर हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ वैदिक एज। हमें इस एज के बारे में, आर्यन कल्चर के बारे में पता कैसे चला, क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे हम जान पाए कि आर्यन कल्चर आखिर उस समय एग्जिस्ट रहा होगा, आर्यन कल्चर के बारे में हम लोगों को पता लगा। The only written source available are Vedas. Vedas only written source है जिसके बारे में हमें वैदिक एज के बारे में पता चल सका। Vedas have the status of श्रुति। वेदास का स्टेटस कैसा है? वेदास को क्या माना जाता था कि हम वेदास को सुन सकते हैं, श्रुति, which has been heard। वेदास का स्टेटस क्या था? श्रुति का था। कंपेयर टू श्रुति, स्मृति टेक्स्ट इंक्लूड्स, श्रुति के साथ और भी टेक्स्ट थे जिनको हम स्मृति के नाम से जाने जाते थे, या फिर स्मृति का स्टेटस दिया जाता था, उन्हें स्मृति की उपाधि दी गई। जैसे कि पुराणाज, पुराणाज में कौन सा पुराण हम लोग जान सकते हैं? एग्जाम्पल ले सकते हैं वरुण पुराण, ठीक है, वरुण पुराण का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। एपिक्स, एपिक्स तो आप सब लोगों ने बचपन से आप देख रहे होंगे। एपिक्स कौन सी हैं? एपिक्स महाभारत, महाभारत हो गई, रामायण हो गई, ये एपिक्स का उदाहरण आप ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही धर्मशास्त्र, वेदांगाज, ये कैसे हुआ करते थे? ये स्मृति, यानी कि स्मृति का मीन्स क्या हो गया? रिमेम्बर्ड, याद रखने योग्य। ऋग्वेद के बारे में अगर हम बात करें तो ऋग्वेद, देखिए 4 वेद माने गए हैं स्पेशली, ठीक है। नंबर फर्स्ट वन इज ऋग्वेद। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट, ऋग्वेद सबसे पुराना है, एंड कंटेन्स वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएट्री। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएट्री ऋग्वेद में मानी जाती है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ हाइम्स, यानी कि मंत्रों का कलेक्शन है, अरेंज इन 10 बुक्स। बुक्स को मंडलास कहा जाता है, मंडलास कहा जाता है इन बुक्स को। द नंबर सेकंड वेद, पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद। सामवेद को ऋग्वेद से ही लिया गया है, बोरोज फ्रॉम ऋग्वेद, एंड अरेंज देम with musical notation, however many of the original melodies are lost। समय के साथ साथ ओरिजिनलिटी लॉस्ट हो ही जाती है, आप समझते हैं। ये म्यूजिकल नोटेशन की तरह, इसमें जो सामवेद है इसमें म्यूजिकल नोटेशंस थे, यानी कि म्यूजिक के बारे में पूरा आप सीधा सीधा मोटा मोटा समझ लीजिए। MUSIC, सामवेद क्या है? म्यूजिक के बारे में एक वेद है। नंबर थर्ड वन इज यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? डील्स विद द डिटेल्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स। यजुर्वेद के अकॉर्डिंगली जब उस समय सारे रिचुअल्स किए जाते थे, एंड इस कलेक्शन ऑफ रिसाइटेशंस, जितने भी रिचुअल्स होते थे, जो मंत्रास होते थे, एग्जाम्पल गायत्री मंत्र, वो सब यजुर्वेद में रखे जाते थे। रिचुअल वर्शिप फॉर्मूलाज, मंत्रास एंड चैंट्स यूज्ड इन वर्शिप सेरेमनीज, एग्जाम्पल गायत्री मंत्र, ये किसमें रखा गया? यजुर्वेद में। सारे मंत्र, चैंट्स, ये सब यजुर्वेद में रखे गए। अथर्ववेद, अथर्ववेद क्या है? इज द लेटेस्ट वेद विच इंक्लूड्स स्पेल्स एंड चार्म्स, यानी कि इसमें अथर्ववेद में क्या हुआ करता था? जादू टोने के बारे में जो भी कुछ बातें हुआ करती थी, जो भी कुछ पुराने बिलीफ्स थे, जो आज भी कुछ लोग मानते हैं, उनको किस में रखा गया? अथर्ववेद में। तो दीज आर द 4 वेदास जो कि वैदिक एज के जो कंपोज टेक्स्ट माने गए हैं, और इन जो वैदिक एज के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है वो इन्हीं के अंदर लिखा हुआ है। हर वेद का, ईच वेदा हैज 4 पार्ट्स, संहिता, ब्राह्मण, आर्यनका और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, ब्राह्मण यहाँ कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण क्या है? वेद में क्या है? वेद का एक पार्ट है। आर्यनका, उपनिषद। आगे चलते हैं हम।
अर्ली वैदिक एज क्या है? अर्ली वैदिक एज को 1500 बीसी से शुरू हुआ था और 1100 बीसी तक चला। किसी किसी बुक में आपको 1000 भी दिख जाएगा। दैट्स नॉट अ बिग इशू, आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत डेट एक आध 100 साल आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग प्रमाण के आधार पर ही इतिहास को पढ़ते हैं। कोई कहीं लिखा हुआ एक बुक में नहीं है ऐसा कि पहले ही से एक सीधा सीधा एक बुक बन गई हो जिसमें लिखा हुआ हो कि यहाँ से यहाँ तक ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये हुआ। हम लोग एक अनुमान के साथ चलते हैं जो हमने वेरियस बुक से लिया गया है। आइडेंटिटी ऑफ आर्यंस, मैंने आपसे बात की थी शुरुआत में ही वीडियो में कि आर्यंस की आइडेंटिटी क्या थी। देखिए ये एज है वैदिक एज, और वैदिक एज में जो पीपल थे उनको आर्य या आर्यन कहा गया। वैदिक एज के जो पीपल को आर्य या आर्यन कहा गया। आर्यन की आइडेंटिटी क्या है, ये कौन लोग हैं? द टर्म आर्यन इज अ लिंग्विस्टिक टर्म। आर्यन टर्म एक लिंग्विस्टिक टर्म है एंड सिग्निफाइज ग्रुप ऑफ पीपल स्पोक सिमिलर लैंग्वेजेस। कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि सिमिलर लैंग्वेजेस या कुछ ट्राइब्स हैं जो एक ही जैसी भाषा बोलते हैं, उनको आर्य या आर्यन बोल दिया गया है। आर्यन ट्राइब डोमेस्टिकेटेड हॉर्सेज एंड यूज्ड देम ऑन अ लार्ज स्केल। ये पूरी जो वैदिक एज है उसमें हॉर्स का बहुत बड़ा रोल है। आर्यन ट्राइब ने हॉर्स पाले थे, घोड़े पाले थे, और उनको एक बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल वो लोग करते थे। दे ऑल्सो, या भाई लिख लीजिएगा, दे ऑल्सो यूज्ड स्पोक्ड व्हील्स। स्पोक्ड व्हील्स क्या होते हैं? ऐसे गोल गोल पहिए और जिनकी ताने हों। ताना आप जानते हो, साइकिल कभी चलाई हो आपने, बाइक वगैरह चलाई हो। स्पोक्ड व्हील चैरियट्स, ये तानों वाले जो पहिए स्पोक्ड व्हील्स थे, इनके रथ का इस्तेमाल ये लोग किया करते थे। अर्ली यूज ऑफ आयरन, इसी समय में लोहे का इस्तेमाल भी हुआ था। अर्ली यूज ऑफ आयरन, मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि लोहे का यूज 1000 बीसी के करीब माना गया है। जिसके सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले आपको पता है? इसके सबसे पहले साक्ष्य एटा, आपने लूसेंट की बुक पढ़ी हो, जीके की लूसेंट की बुक में आप देखिएगा, जो लोहे का जो पहला साक्ष्य जहाँ से मिला उसके बारे में बता गया है। एटा डिस्ट्रिक्ट से कासगंज डिस्ट्रिक्ट की ओर आते हैं। एटा डिस्ट्रिक्ट से कासगंज डिस्ट्रिक्ट की ओर आते हैं। इसी कासगंज डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ। एटा डिस्ट्रिक्ट से कासगंज डिस्ट्रिक्ट की ओर आते हैं। यहाँ पर बीच में एक कस्बा पड़ता है मिरेची। मिरेची से एक रास्ता गया है कम से कम 20 से 25 किलोमीटर पे, एक जगह अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा में आयरन के सबसे पहले साक्ष्य 1000 बीसी में मिले थे। इंडिया के अंदर ये बात मानी गई है। हालांकि आप वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट पे भी रख सकते हैं, पर कुछ इतिहासकार कहते हैं इससे पहले भी लोहा मिल चुका है। तो हम मानकर चलते हैं कि इंडिया में 1000 बीसी में सबसे पहली बार लोहा कहाँ मिला था? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा, यहाँ मैं पर्सनली जा चुका हूँ। इस जगह पर अतरंजी खेड़ा में पर्सनली जाकर मैं देख चुका हूँ कि किस तरह की जगह है ये। इस समय ये एएसआई के कंट्रोल में है। एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, और यहाँ पर डिफरेंट सर्वेस चलते रहते हैं, और देखने में बहुत खूबसूरत सी जगह है। अगर आप कहो तो मैं इसको एक बार सर्च करके दिखा देता हूँ कि व्हाट इज दिस प्लेस, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा क्या जगह है, इसको मैं एक बार आपको सर्च करके दिखा सकता हूँ। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये बेसिकली अतरंजी खेड़ा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर मैं जा चुका हूँ और यहाँ के बहुत सी बातें मशहूर हैं। यहाँ पर एक गुफा है जिसको डरावनी गुफा कहते हैं अतरंजी खेड़ा की। इस गुफा में भी मैं जा चुका हूँ। जितनी गर्मी जमीन के ऊपर रहती है, यकीन मानिए उससे कहीं ज़्यादा गुना सर्दी इस गुफा में जाने के बाद आपको लगेगी। ये गुफा अंदर से ठंडी रहती है। इसके बारे में कई रोचक बातें मशहूर हैं कि यहाँ का एक राजा था, राजा बेंचौक, उसका किला था। एक समय में उसका किला पलट गया अपने आप और रातों रात ऐसा टीला बन गया। और ये कहानी मशहूर है कि आज के दिन भी अगर कोई पूरे दिन इस टीले पे घूमे तो शाम को उसके खाने पीने का इंतजाम हो जाता है। चलिए
हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं। हम लोग अपने टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए थे, पर कोई बात नहीं, जो थोड़ा बहुत नॉलेज लेनी चाहिए, अलग से नॉलेज मिले, उसको मना नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कल्ट ऑफ फायर एंड सोमा। आग के बारे में आप जानते ही हैं, आग से क्या क्या रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे पिछले समय में, किस तरीके से यज्ञ होते थे आग से। सोमा के बारे में आपको बताऊं तो ये एक ड्रिंक हुआ करती थी। सोमा एक प्लांट था। सो इट इज कंसिडर्ड एज मास्टर ऑफ प्लांट्स, हीलर ऑफ डिजीजेज। इससे कई बीमारियां ठीक हुआ करती थी। ये एक प्लांट था। साथ ही आपने सोमरस का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि इंद्र देवता ने एक बार एक राक्षस था, वृत्र नाम का, ऐसा कुछ नाम था, वृत्र नाम का, उसको जब मारा था तो सोमा यानी कि सोमरस बहुत सारा पी लिया था। ये एक तरह से इनके लिए अमृतत्व का काम करता था। अमृतत्व का काम करता था। सोमा अमृतत्व का काम करता था। हालांकि ये कहानियां हैं, इनमें कितना सच है कितना झूठ है वो मैं नहीं आपको कह सकता, पर जो है वो मैंने आपको बताया। एनिमल सेक्रीफाइसेज इंक्लूडिंग सेक्रीफाइस ऑफ हॉर्सेज। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो आपके पास, उसको किसी को दे देना, या फिर उसको मतलब अपने से अलग कर देना, एक तरह से ये सेक्रीफाइस कहा जाएगा। तो एनिमल सेक्रीफाइस, एनिमल को, किसी भी जानवर को दान दे देना एक बात होती है, उस जानवर की बलि दे देना एक बात होती है। पिछले समय में एनिमल सेक्रीफाइस हुआ करते थे। हमें इस बात के साक्ष्य नहीं मिले हैं कि दान या बलि के लिए ये यूज़ किया जा रहा है, पर एनिमल सेक्रीफाइस का मतलब दोनों हो सकता है। बलि भी हुआ करती थी। लेटर वैदिक एज में आप देखेंगे कि बलि का सिस्टम बहुत अच्छी तरह से प्रचलित हो गया था। तो यज्ञ में आहुति देना भी एक तरह से सेक्रीफाइस है। आप दूध हो गया, घी हो गया, और कई चीज़ें यज्ञ में आप डालते हैं, वो भी सेक्रीफाइस हो जाता है। क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज। आर्यन सेटल्ड अराउंड इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। आर्यंस इंडस और उसके आसपास की जगह जिसको सप्त सिंधु कहा गया, वहाँ क्या हो गए? सेटल हो गए। सप्त सिंधु में कौन कौन सी रिवर आती है? सप्त सिंधु यानी कि 7 जो नदियां हैं। इंडस रिवर आती है जिसको हम सिंधु बोला करते थे। झेलम आती है, पहले वितस्ता कहा जाता था। चेनाब आती है जिसको असिकनी कहा जाता था। रावी आती है जिसको पौरुषनी कहा जाता था। व्यास आती है जिसको विपाह कहा जाता था। साथ ही साथ सतलुज आती है जिसको सतुद्री कहा जाता था, और सरस्वती आती है। ये 7 रिवर्स उस समय जहाँ वैदिक एज के लोग सेटल हुए थे। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ट्राइब्स एंड वॉर्स। गिव मी अ सेकेंड। ट्राइब्स एंड वॉर्स। आर्यन ट्राइब्स, वो एक कुछ फ़ोन आ रहा था मेरे मित्र का, तो उसी को ज़रा मैंने काट के फ़ोन साइड में रखा है। ट्राइब्स एंड वॉर्स। ट्राइब्स में हम बात कर रहे हैं यहाँ आर्यन ट्राइब्स की। आर्यन ट्राइब्स में इन ऋग्वेदा डजन्स ऑफ ट्राइब्स, आर्यन ट्राइब्स में डजन्स ऑफ ट्राइब्स आती थी उस समय, आर मेंशन्ड। 5 ट्राइब्स आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, नोन एज पंचजना। पंचजना यानी कि 5 ट्राइब्स जो थी वो बहुत ज़्यादा क्या क्या थी? इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। जो थी यदु, तुर्वसा, पुरु, अनु और ध्रुवयु। यदु जिसके की डिसेंडेंट्स आज यादव के नाम से जाने जाते हैं। तुर्वसा, पुरु यानी कि पौरव, अनु और ध्रुवयु, ये 5 ट्राइब्स थी जो उस समय बहुत ज़्यादा कंसिडर की जाती थी, और आज के समय में भी जो बसती हैं। पुरुष एंड भरत। देखिए, अब जो कहानियाँ मशहूर हैं उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। जो इतिहास है हमारा, पुरुष एंड भरत वर द मोस्ट डोमिनेंट ट्राइब्स। ये 2 ट्राइब्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट मानी जाती थी। बैटल ऑफ 10 किंग्स दसराग्य, वेयर द भरत चीफ सुदास डिफीटेड एन अलायंस ऑफ 10 ट्राइब्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। पौरुषनी, रावी को पहले पौरुषनी कहा जाता था।
10 राज्य यानी कि 10 राजाओं की कहानी बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक तरफ थे भरत राजा सुदास, भरत ट्राइब के राजा सुदास। भरत ट्राइब जो थी उसी के ऊपर, उसी के बेसिस पर हमारे इंडिया का नाम भारत रखा गया था। ये कहानी मशहूर है, शायद आपको ये बातें पता होंगी। सुदस जो थे, जो भरत ट्राइब के जो राजा थे सुदस, उन्होंने एन अलायंस ऑफ 10 ट्राइब्स, 10 ट्राइब्स की अलायंस को रावी नदी के किनारे पराजित किया। लेटर भरत ज्वाइंड एन अलायंस विद पुरु, भरत ने पुरु के साथ एक अलायंस बनाई, यानी कि भारत और पुरु दोनों ने एक अलायंस बनाई, वाज नाउ कॉल्ड कुरु, जो कि कुरु कहलाए। एंड कुरु एलाइड विद पांचाल्स, कुरु ने पांचाल्स के साथ अपनी एलाई कर लिया। एंड रूल्ड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर मेनी ईयर्स, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में बहुत समय तक इन लोगों ने क्या किया, रूल किया। आप देख सकते हैं कि इंडिया का ये नॉर्दर्न सॉरी इंडिया का ये नॉर्दर्न पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आर्यंस हैं इनकी ट्राइब्स मेंशन की गई हैं। यदु ट्राइब हो गई, यहाँ पर रहती है द्रुयु हो गई, ये गांधारी, और ये सारी ट्राइब्स आप देख सकते हैं। ये सरस्वती रिवर हो गई। ये जितनी भी आपको मैंने बातें अभी पूरी बताई हैं, पूरी वीडियो है, वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। ये सिंधु रिवर हो गई, ये सरस्वती रिवर हो गई। आप पूरा एक बार मैप को पॉज करके वीडियो को पूरा एक बार मैप को देख सकते हैं कि मैंने जो आपसे बातें की थी वो इस मैप में फिट बैठ रही हैं या नहीं। ये अर्ली वैदिक पीरियड का मैप है। अब बात आती है, नेक्स्ट जो बात है, चलते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट जो बात है हम जो कर रहे थे, हाँ, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में मैंने अभी आपको मैप दिखाया है, वो इंडिया का पूरा नॉर्दर्न पार्ट है। इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में जो आर्यंस थे उन्होंने फिर क्या किया, कुरु ने पांचाल के साथ एलाई बनाया। एंड फिर क्या किया, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में बहुत सालों तक रूल किया। दासा एंड दस्यु आर मेंशन्ड हु आर सोन एज एनिमी ऑफ आर्य। दासा एंड दस्यु कहा जाता है, कुछ कहानियों में कहा जाता है कि दासा और दस्यु इंडिया के मूल निवासी थे जो आर्य के क्या थे, एनिमीज की तरह जिन्हें दिखाया गया था। इसी तरह से सिमियो और कीकत भी थे जो कि आर्य जातियों के क्या थे, एनिमीज थे, और जो इंडिया के मूल निवासी दिखाई गए थे। इनकी इकोनॉमी क्या थी, ये लोग पैसा कैसे कमाया करते थे, किस तरीके से अपने घरों को, अपने, सबसे पहले हम कह सकेंगे अपनी ट्राइब को, अपने जो पूरा इनका जो कंट्री थी उसको किस तरीके से चलाया करते थे। तो एग्रीकल्चर वॉज नोन, हाउएवर एनिमल रियरिंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्रीकल्चर और एनिमल रियरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी तब भी मानी गई थी और इंडिया में तो अब भी मानी जाती है। अश्व इज मेंशन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम इन ऋग्वेद, घोड़े का जिक्र आपको ऋग्वेद में बहुत जगह मिल जाएगा। ऋग्वेद फॉलोड बाय गौ, गौ यानी कि काव, काव का भी आपको जिक्र बहुत जगह मिल जाएगा वैदिक पीरियड में, जो कि गौ नाम से दिखाई देगा। मैनी ऑफ द वॉर्स वर फॉट ओवर काउज, काउज के ऊपर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। इनफैक्ट द टर्म फॉर वार वॉज गविस्थी, वार को क्या कहा जाता था पुराने समय में या वैदिक एज में, गविस्थी। गाय के ऊपर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। चलिए अब हम देखते हैं पॉलिटी। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड जो भी आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पूरा बताता हुआ चल रहा हूँ। तो अगला जो है पॉलिटी। आप ये मत सोचिएगा कि बुक में इतना सारा दे रखा है और मैं 2 बुलेट पॉइंट्स में ही कवर कर दे रहा हूँ, ये 2 बुलेट पॉइंट्स बहुत हैं। पॉलिटी, देयर वॉज ट्राइबल चिफडम विद चीफ कॉल्ड राजन। ट्राइबल चिफडम हुआ करता था उस समय, हर ट्राइब का एक चीफ हुआ करता था जिसको राजन कहा जाता था। पोजीशन ऑफ राजन वॉज हेरिडेटरी। हेरिडेटरी मीन्स क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। However, he did not enjoyed unlimited power. His power was limited by tribal assemblies such as Sabha, Samiti, Vidhata.
तब जो असेंबलीज हुआ करती थी, ऐसा उसकी पावर लिमिटेड हुआ करती थी। जो भी सारे जो फैसले लिए जाते थे वो सभा समिति और विधाता के द्वारा लिए जाते थे। और ऐसा कहा जाता है कि वुमेन भी पार्टिसिपेट कर सकती थी इन ट्राइबल असेंबलीज में। वुमेन की पोजीशन कुछ हद तक गिर चुकी थी अर्ली वैदिक एज में भी, पर अभी और ज़्यादा गिरना बाकी है, लेटर वैदिक एज में गिरेगी। फिर सती प्रथा वगैरह, मतलब वुमेन्स को बहुत प्रताड़ना होने वाली है भाई। देयर वॉज नॉट रेगुलर टैक्सेशन। अब अभी जो वैदिक ऋग वैदिक एज में या अर्ली वैदिक एज में रेगुलर टैक्सेशन नहीं था, नेक्स्ट में हो जाएगा। पीपल ऑफर्ड वॉलेंट्री ऑफरिंग्स टू राजन विच वॉज कॉल्ड बलि। बलि का मतलब यहाँ क्या है? बलि का मतलब किसी को मारना तोड़ना नहीं है। बलि का मतलब यह है कि जो टैक्सेशन या हम कुछ भी कहें कि राजा को लोग अपनी तरफ से, उनकी खेती ज़्यादा हुई वो दे दिए, जानवर दे दिए, जो कुछ भी दूध वूध हुआ या डेयरी प्रोडक्ट से लेकर कुछ भी प्रोडक्ट्स हुए वो अपनी तरफ से दे दिए। विच वाज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कैटल ईटीसी। ये अपनी तरफ से क्या करते थे? राजा को दे दिया करते थे। स्पॉइल्स ऑफ वॉर, यानी कि वॉर में जो चीजें स्पॉइल हुई हैं वो शेयर्ड विद इंटायर ट्राइब। स्पॉइल हुई हैं या हम कह सकते हैं जो लूट है, स्पॉइल्स का यहाँ सही मीनिंग देखा जाए तो वॉर में जो भी चीज लूटी है वो ट्राइब में बांट दी जाती थी। राजन डिड नॉट मेंटेन स्टैंडिंग आर्मी, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। क्या कहा जाता था कि ट्राइब में ही जाके लोगों से कहा जाता था कि भाई साहब अब जंग की तैयारी कर लो, अब हमारी लड़ाई हो चुकी है। इंटर ट्राइब लड़ाई ज़्यादातर हुआ करती थी, यानी कि एक ही ट्राइब, मतलब एक ही जो जगह हुआ करती थी, एक ही जो ट्राइब्स हुआ करती थी एक ही जगह की, उनमें लड़ाई ज़्यादातर हुआ करती थी। सेनानी एंड पुरोहित वाज अदर इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज। सेनानी क्या था? कमांडर इन चीफ हुआ करता था, कमांडर इन ऑफ द आर्मी। और पुरोहित एक प्रीस्ट हुआ करते थे। सेनानी कमांडर इन चीफ, पुरोहित क्या थे? एक प्रीस्ट हुआ करते थे। हु सर्व्ड एज द किंग्स चीफ एडवाइजर एंड स्पिरिचुअल टीचर। किंग के चीफ एडवाइजर या स्पिरिचुअल टीचर के रूप में काम करते थे। जो आज भी कई लोग ऐसे हैं जो जगह जगह बाबाओं के पास जाते हैं, और बड़े बड़े जो ऐसे मैंने देखे हैं, फोटो देखे हैं, बड़े बड़े नेताओं की फोटोज देखी हैं। अगेन मैं नेम नहीं लूँगा, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बड़े बड़े नेता की फोटो देखी है मैंने कुछ बाबाओं के साथ, जिनको वो अपना गुरु मानते हैं। अब वो गुरु चाहे कैसे भी हो वो मैं नहीं कह सकता। कंट्रोवर्सी से मैं थोड़ा सा दूर रहना चाहूँगा। सोसाइटी एंड रिलीजन के बारे में हम देखते हैं। किनशिप वाज द बेसिस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। किनशिप का मतलब जो राजा के आसपास रहने वाले जो लोग थे उनके द्वारा क्या क्या होता था? सोशल ऑर्गेनाइजेशन किया जाता था। द प्राइमरी लॉयल्टी, राजा के आसपास लोग, जैसे कि आजकल नेताओं के आसपास आईएएस आईपीएस होते हैं, वैसे ही उस समय जो राजा के आसपास हुआ करते थे, उस समय के जो हम कह सकते हैं अधिकारी लोग, वही किनशिप होता था। द प्राइमरी लॉयल्टी वाज टू द ट्राइब विच इज जन, नॉट अ टेरिटरी। In fact, the concept of settled territory had not emerged in early Vedic age. देखिए जो टेरिटरी, सेट पूरी टेरिटरी तब नहीं हुआ करती थी, उस समय ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जो एक ट्राइब जहाँ रहा करती थी पूरी उस जो एक टेरिटरी से छोटा वर्ड मान लीजिए, उसको हम जना कहा करते थे। ठीक है, यही बाद में इमर्ज होगा और क्या बनेगा? जनपद बनेंगे, जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। जनपद से महाजनपद बनेंगे, और एक महाजनपद हम आपको एग्जांपल देते हैं। मॉडर्न एज में क्या था? महाजनपद कौन सा था? मगध था, और साथ ही अवंती, साथ ही ऐसे 16 महाजनपद के बारे में हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। देयर वर मेनी यूनिट्स ऑफ डिवीजन सच एज जन, विश, कुला और ग्राम। ये क्या थे? यूनिट्स ऑफ डिवीजन थे उस समय। वर्ण सिस्टम इमर्ज्ड इन लेटर पार्ट ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड के लेटर पार्ट में वर्ण सिस्टम इमर्ज करता है। वर्ण कितने हुआ करते थे? 4 वर्ण हुआ करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम वीडियो में। चलते हैं अभी आगे, देखते हैं कि क्या है। 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद। 10th मंडल यानी कि 10 किताबें थी वो, जिनको हम मंडल कहते थे। तो जो 10th किताब यानी कि 10th जो मंडल है ऑफ ऋग्वेद कंटेन्स पुरुष सूक्त
विच मेंशंस 4 सोशल कैटेगरीज। यानी 10th मंडल में आप देख सकते हैं कि 10th मंडल बाद में लिखा गया था, और जो कि जिसमें 4 वर्ण वर्ण सिस्टम जिसमें मेंशन किया गया है। इवन दो द टर्म वर्ण इज नॉट मेंशन, ठीक से वर्ण टर्म को भी मेंशन नहीं किया गया है, पर जो 4 डिविजन्स हैं, 4 सोशल कैटेगरीज हैं, वो क्या थी? ब्राह्मण थी, राजन्य यानी कि क्षत्रिय, राजन्य को क्षत्रिय कहा जाता है, वैश्य, शूद्र। वर्ण सिस्टम वॉज नॉट रिजिड इन अर्ली वैदिक टाइम्स। देखिए, यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा आपसे, उस समय वर्ण सिस्टम रिजिड रिजिड नहीं था। यानी कि जो ब्राह्मण की पढ़ाई कर ले वो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय बनना चाहे वो क्षत्रिय, जो व्यापार करना चाहे वो व्यापार वैश्य, और जो सफाई वगैरह में या कुछ ऐसे काम है जो मतलब जिनको साफ साफ सफाई, ये काम बहुत अच्छे काम है भाई, ठीक है, आप हम उसको कहते हैं कचरे वाला। पर जो सफाई करता है वो कचरे वाला नहीं, वो सफाई वाला होता है। कचरे वाले तो भाई हम लोग हैं। तो जो 4th वर्ण है वो शूद्र है। तब उस समय भाई इतनी कठोरता नहीं थी, ठीक है। जो अर्ली वैदिक टाइम था उस समय कोई भी अडॉप्ट कर सकता था अपने मन से। पर भाई ये एक तरह से क्या होने वाला है, फंस के रह जाने वाला है। मतलब एक बार अगर गाड़ी में चढ़ गए तो चढ़ गए, फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ गई तो फंस के रह जाएंगे। यानी कि वर्ण सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया, स्पीड बढ़ गई इस सिस्टम की, तो भाई अगर तुम एक बार ब्राह्मण में चले गए तो वहीं रह जाओगे, शूद्र में चले गए तो फिर भाई अलग कर दिए जाओगे सबसे। समझ रहे हो? आगे आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। आगे आने वाले समय में मतलब मैं तब की बात कर रहा हूँ, वैदिक एज की, अभी की नहीं कर रहा हूँ। Varna system was not rigid in early Vedic phase. In fact, it may have been decided basis on occupation, कि आप काम क्या करते हो, आप उसी वर्ण के हो या आप उसी डिवीजन के हो, सोशल डिवीजन माना जाता था, वर्ण नहीं था। सोसाइटी वॉज पैट्रियार्कियल, यानी कि फादर जो लोग थे, मतलब कि पिता यानी कि मैन, आदमी लोग सोसाइटी को चलाया करते थे। ऐसी सोसाइटी को पैट्रियार्कियल बोला जाता था। हेडेड बाई फादर। बर्थ ऑफ सन वॉज डिजायरेबल, हर कोई अपने घर लड़का पैदा होते देखना चाहता था, जो कि अभी तक कुछ समय पहले तक बहुत ज्यादा रहा है। हाउ एवर वुमेन हैड राइट टू एजुकेशन, औरतें पढ़ सकती थी, एंड पार्टिसिपेटेड इन ट्राइबल असेंबली में भी पार्टिसिपेट कर सकती थी। विडो रीमैरिज वाज अलाउड, उस समय तक विडो रीमैरिज अलाउड थी। देखिए, जब तक सिस्टम कोई सा भी हो, सही है, सिस्टम कोई भी हो, कोई भी सिस्टम हो, ठीक है, एनी सिस्टम, जब तक वो रिजिड ना हुआ हो तब तक ही वो सिस्टम अच्छा है, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो। ऐसे ही वर्ण सिस्टम भी था, जब तक रिजिड नहीं हुआ था तब तक भाई वो सिस्टम बहुत अच्छा था। आप अपने मन से कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हो, मतलब आपके ऊपर कोई ठप्पा लगा हुआ नहीं आया कि आप अगर जैसे कि हिंदू पैदा हुए हो तो हिंदू ही रहोगे, या मुस्लिम पैदा हुए हो तो मुस्लिम ही रहोगे। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। रिलीजन क्या था, रिलीजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द टर्म धर्मा इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन, आप किस धर्म को मानते हो, ये रिलीजन से बहुत डिफरेंट था उस समय। उस समय ये नहीं था कि आप हिंदू धर्म के हो तो रिलीजन आपका, रिलीजन वाले कॉलम में आपकी हिंदू ही लिखा जाएगा। इट रेफर्स टू आइडियल कंडक्ट ऑफ अ पर्सन लिविंग इन अ सोसाइटी। धर्म शुड बी अलाइन्ड विद यूनिवर्सल नेचुरल लॉ, यानी कि धर्म कौन सा एडॉप्ट किया जाए, यूनिवर्सल नेचुरल लॉ के थ्रू इस चीज को लोग डिसाइड किया करते थे। यानी कि ये एक रीत थी कि कौन सा धर्म है, वो यूनिवर्स के ऑर्डर के थ्रू ही, यानी कि ऊपर से एक यूनिवर्स का ऑर्डर आएगा, एक ऊपर से एक आवाज आएगी, उसी हिसाब से, यानी कि सीधे सीधे आप अपने दिल की सुन के उसको क्या कर सकते थे, एडॉप्ट कर सकते थे अपना धर्म या रिलीजन। इनफैक्ट द टर्म रीत रेफर्स to order. Rita refers to order of the universe and order of the sacrifice, यानी कि यूनिवर्स के ऑर्डर या सेक्रीफाइस के ऑर्डर, यानी कि अपने अंदर की जो आवाज़, अगर मैं कहूँ सीधे सीधे, एक जाहिर सी बात है अपने अंदर की आवाज़ होगी, कोई ऊपर से चिल्ला के तो बोलेगा नहीं कि ए भाई तू हिंदू है या ए भाई तू कुछ भी है, ठीक है। पीपल वर नेचर वर्शिपर्स, नेचर की पूजा करते थे। नेचर क्या होता है, इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, ये नेचर है। Forces of nature were personified. For example, Indra is mentioned most of the time in Rig Veda. He is god of rain and blessed before war. He is also called पुरंदर, इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था। अग्नि हो गया, अग्नि यानी कि आप जानती हैं अग्नि क्या होता है, वरुण आप जानते हैं वाटर, सोम
सोम एक प्लांट था और सोम सोमरस से भी कहते थे। और उस समय इंद्रदेव बहुत ज़्यादा सोमरस लिया करते थे, सारे देव सोमरस लिया करते थे। मारुत यानी कि विंड, मारुति, आपने अगर हनुमान जी का नाम सुना होगा तो मारुति नाम भी हुआ करता था हनुमान जी का। तो विंड, मारुत का मतलब विंड, वर सम अदर इम्पोर्टेंट गॉड्स। ये कुछ इम्पोर्टेंट गॉड्स माने गए हैं। ठीक है, अगली स्लाइड में हम चलते हैं। मैनी गॉडेसेस आर ऑल्सो मेंशन्ड। कुछ देवियां भी मेंशन की गई हैं, सच एज ऊषा। ऊषा क्या है? मॉर्निंग की जो फर्स्ट सनलाइट है, पहली किरण, सुबह की पहली किरण, उसे ऊषा बोला जाता है। अदिति, सरस्वती। पीपल प्रेड इन चोर्स या कोर्स विद रिसाइटेशन ऑफ प्रेयर्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। चलिए, तो हमारी वीडियो समाप्त तो होती है, पर उससे पहले हम आपको कुछ फोटोज दिखाना चाहते हैं। ये फोटो किस चीज की है? ये फोटो है, यज्ञ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा रंग बदल लेता हूँ जो ठीक से दिखाई दे। ये फोटो काय की है? यज्ञ करते हुए ऋषि मुनियों की या कुछ लोगों की फोटो है। यहाँ पर ऋषि मुनि है, यहाँ पर एक किंग है कोई, और आप देख सकते हैं किंग है कोई, और आप देख सकते हैं एक यहाँ पर महिला भी दिखाई दे रही है, या कि वुमन भी है। इसका मतलब क्या है आप समझ सकते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में महिलाएं यज्ञ में बैठती थीं, राजा यज्ञ में बैठते थे। ये जो इसमें जितने भी आहुतियाँ दे रहे हैं, इसको सेक्रीफाइस बोला जाता था। सेक्रीफाइस में घी और तरह तरह के फूल वगैरह हुआ करते थे, कुछ दूध वूध, सब कुछ सेक्रीफाइस में हुआ करता था। ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ी सभा है, सभा में कोई यज्ञ हो रहा है जिसमें एक वुमन है, राजा ऊपर है, एक पंडित जी नीचे हैं। इसका मतलब कोई रिचुअल, बहुत भारी रिचुअल परफॉर्म हो रहा है यहाँ पर। इन पिक्चर्स को जब आप पढ़ना सीख जाओगे तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे इस एज के बारे में, डिपिक्ट करना उस समय में क्या रहा होगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि आप थिंक करना सीखोगे, थिंक करना सीखेंगे, जो कि मैं भी सीख रहा हूँ। थिंक करना सीखेंगे कि आखिर उस समय क्या हुआ होगा, कुछ अपना इंटेलेक्ट भी लगाएंगे। हम लोग औरों की बात पर विश्वास नहीं कर सकते, हर किसी बात पर। भाई जो जिन्होंने इतिहास लिखा है वो भी हमारी तरह इंसान ही हुए हैं, कुछ समय पहले के इंसान हैं। तो हम भी बहुत कुछ सोच सकते हैं, बहुत सारे साक्ष्य हम लोग देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब अब तो कर ही दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो लिखा भी नहीं जा रहा है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, वीडियो को आप क्या कर दो, लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, जिसके ज़रिए हमें पता लग सके। आप अपनी जो त्रुटियां हैं, आप अपनी जो जितनी भी डाउट्स पूछ रहे हैं वो तक कमेंट में जाकर दे सकते हैं। मिलते हैं कल नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।